मैं सबसे पहले ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मेरा नाम जाहिद अली है और मैं एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल हूँ। मैंने इससे पहले 2 साल एज अ गेम डेवलपर काम किया है और मैंने मुख्तलिफ़ गेम्स बनाई हैं जिनमें आपके पास सामने ये गेम्स हैं। लाइक आप इन्हें खेल भी सकते हो, कुछ प्ले स्टोर्स पे हैं और कुछ iOS पे हैं, ठीक है। अनोइंग प्रैंकस्टर्स एंड ये ऑफ रोड कार एंड रियल बॉक्सिंग 3D। तो राइट नाउ फ्रॉम द प्रीवियस 1 ईयर मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ और मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एआई में और एआई को एक्सप्लोर किया है। सो जो हमारा आज का सेशन है वो एआई बेस्ड है। हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ एआई, एआई है क्या, इसकी नीड क्यों है। अभी हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है जिसमें सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। हर जगह पे एआई, जेन एआई, ठीक है, एजेंटिक एआई, इस तरह के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, मतलब ये किस बला का नाम है। जो हर बंदा इसको डिस्कस तो कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कंप्लीट देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि ये एजेंटिक एआई या मतलब एआई सबसे पहले कैसे वजूद में आया या इसके पीछे क्या रीज़न्स थे, एंड आज के टाइम में एआई इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, इसके क्या रीज़न्स है। तो आप में से किसी को पता है व्हाट इज़ एआई थोड़ा बहुत? ओके, रोबोट्स वगैरह बनाने के लिए। सो ओके, नहीं इट्स ओके। तो रोबोट्स वगैरह बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है ना, वो है एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो इंसानों की तरह सोच सकें, जिनमें ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज़ हों, जो इंसानों की तरह डिसीजन ले सके, जो इंसानों की तरह रीजनिंग कर सके और रीजनिंग करने के बाद डिसीजन ले सके। बेसिकली हम एक ह्यूमन ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंटेलिजेंट ब्रेन, ठीक है। और इसको बोलते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्ट मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है। इसमें आप जैसे इन्होंने बताया कि हम रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, हम डिफरेंट जनरेटिव जैसे चैट जीपीटी आजकल आपने नाम सुना होगा, मिड जर्नी नाम सुना होगा। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो एआई के अंदर आती हैं। अब ये तो आपको ऊपर से समझ आ गई कि यार ठीक है एआई सही है, लेकिन रियल लाइफ में कहाँ पे है। इमेजिन करो कि आप अपने रूम में बैठे हुए हो और आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो। ऑलमोस्ट सभी करते हैं तकरीबन, जिसको नहीं पता तो वो फेसबुक को कंसीडर कर ले। तो आपके सामने एक ऐड आ जाता है और ये वही ऐड है जिसके बारे में आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो कैसे पता चल गया लाइक इंस्टाग्राम को कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, या जब आप रील्स देख रहे हो तो आपको कुछ रील्स शो हो रही हैं बेस्ड अपॉन योर मूड, आपके मूड की बेस पे आपको रील्स रिकमेंड होती हैं। अगर आप सैड हो तो आपको सैड रील और रिकमेंड होंगे, जिससे आपका मूड और ऑफ हो जाएगा। सो बेसिकली इंस्टाग्राम करता क्या है कि आपको मैक्सिमम टाइम अपने पास रिटेन करके रखता है सो दैट उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। आप जितना ज़्यादा उन प्लेटफॉर्म पे स्टे करोगे उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। और एवरेज ह्यूमन जो टाइम है, स्क्रीन टाइम 6 आवर्स पर डे है। एक लड़का या एक लड़की या कोई भी है वो 6 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है। और एवरी ऐप इस कंपटीशन में है कि वो आपको मैक्सिमम टाइम अपने साथ इंगेज करके रखे, चाहे वो गेम्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो स्नैपचैट है, सभी यही करते हैं। अब स्नैपचैट में आप देखोगे कि एआई कहाँ पे यूज़ हो रही है। कोई मुझे बता सकता है कि स्नैपचैट में एआई कहाँ पे यूज़ होती है? अब हाँ, एक तो वो एआई है, लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि क्या वो जो आप फिल्टर्स होते हैं, वो जो फिल्टर्स नए आते हैं वो किस बेस्ड पे होते हैं? वो होते हैं एआई बेस्ड फिल्टर्स। वो आपके फेस को, वहाँ उसके पीछे एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं, वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी आइज़, आपकी नोज़, लिप्स, हेयर, सब चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। और फिर जब वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जब आपको एक चीज़ का पता चल जाता है ना, तो आपके लिए उसमें चेंजेस करना आसान होता है। तो ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एआई। इसके लिए भी ये एआई के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, पता होगा सबको, अमेरिका की सम सिटीज़ हैं जिनमें ऑलरेडी ये सर्विस चल रही है। जैसे न्यूयॉर्क सिटी होगी, वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही हैं गूगल की तरफ से। ऑलरेडी ये सर्विस यहाँ पे नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे कुछ रूल्स भी हमारे उस तरह के हैं, लेकिन इन फ्यूचर में भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी चलें, ठीक है। बिकॉज़ एआई इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है कि आने वाले 5 सालों में एक स्टडी के अकॉर्डिंग 30 करोड़ जॉब रिप्लेस हो जाएंगी,
ठीक है, तो क्या आपके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि 30 करोड़ जॉब रिप्लेस होने वाली है, यानी 300 मिलियन? तो क्या आप उसमें नहीं आ सकते? कभी आपने सोचा है कि मैं, आपके माइंड में एक जॉब होगी या एक स्टार्टअप होगा? आप सभी का माइंड ये होगा कि मैं या तो जॉब करूँ या मैं स्टार्टअप करूँ, लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या आने वाले टाइम में इसकी नीड भी रहेगी या नहीं? क्या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा तो नहीं आएगा जो इसको ऑटोमेट कर देगा, मेरी ज़रूरत ही नहीं होगी? लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जाते हो, आप कोई भी वीडियो आपने एडिट करनी हो तो कैसे करते हो? उसको एडोबी फोटोशॉप में ले जाओगे या मोबाइल ऐप में ले जाओगे, आप उसको कंप्लीट एडिट कर लोगे। लेकिन व्हाट इफ मैं अगर आपको बताऊं कि आप एक वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके अपनी क्लिप को फुल 1 घंटे का क्लिप है उससे अपलोड करो और उससे बोलो इसके शॉर्ट्स निकाल दो, वो उस क्लिप के मल्टीपल शॉर्ट बना के दे देगा। तो क्या वीडियो एडिटर की नीड ख़त्म नहीं होगी? एआई ने उसे रिप्लेस नहीं कर दिया? क्या इन फ्यूचर जब हमारी एआई और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो क्या वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो हमें ये देखना है। क्या एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, अभी मिड जर्नी है, वहाँ पे जाके आप इमेज जनरेट कर सकते हो। इवन अभी तो चैट जीपीटी पे भी आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। मैनी ऑफ यू क्रिएटेड एंड इमेजेस ऑफ चैट जीपीटी, मतलब लाइक यूट्यूब का अगर आपने थंबनेल क्रिएट करना है या कुछ अपनी इमेज को, आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कि गिबली इमेजेस, शायद सबको पता हो, हर बंदा गिबली इमेजेस क्रिएट कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है? वो एक एआई ब्रेन है जो आपकी इमेजेस आपको ट्रेन करके दे रहा है। सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, लेकिन मैंने आपको बस एक छोटा सा अभी दिया है कि आपकी रियल लाइफ में कहाँ पे चीज़ें हैं। जब आप ट्रैवल करते हो, आपने उबर कराई या इन ड्राइव करवाई, तो वहाँ पे आपका रेंट कैसे कैलकुलेट होता है? आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो तो उसके पीछे भी एक एआई मॉडल होता है जो आपकी ट्रैवलिंग को एनालाइज करता है और उस बेस पे आपका कॉस्ट वो देता है। वहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ जो हर एक केस के लिए एक कोड लिखेगा कि अगर इसने 1 मीटर ट्रैवल किया है तो इसको इतने पैसे आप डालो, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो इतने पैसे डालो। उसके पीछे मॉडल होता है जो टाइम एंड इसके अलावा ट्रैवल डिस्टेंस बेस, इन दोनों को एनालाइज करता है और इसकी बेस पे आपको आपका फेयर रिकमेंड करता है। बेसिकली एआई कोई अभी की टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई इन अब हुआ है, लेकिन ये पास्ट एआई फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1950s में। एक साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि कैन मशीन थिंक्स, क्या मशीनें सोच सकती हैं? तो वहाँ से फिर इसका रेवोल्यूशन हुआ 1956 में जॉन विकेंडी थे, ठीक है, उन्होंने फिर फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो 1956 में पहली दफ़ा एआई वर्ड को यूज़ किया गया। मतलब इतना ज़्यादा सुना है इस बारे में। उसका रीज़न, पास्ट 2 इयर्स में ये चैट जीपीटी और एआई ज़्यादा इन्होंने, हाँ, उसका रीज़न ये है कि आपने इसलिए नहीं सुना इसके बारे में क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 75 ईयर्स से थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस टेक्नोलॉजी की सबसे मेन रिक्वायरमेंट है डाटा। डाटा इज़ फ्यूल फॉर एआई, इसलिए आपको एआई एंड डाटा साइंस बोलते हो इसको। एआई के साथ डाटा साइंस है, मतलब डाटा साइंस के अंदर एआई आता है, ठीक है। तो डाटा इज़ अ फ्यूल, अगर डाटा नहीं है तो कोई मॉडल ट्रेन नहीं हो सकता। इवन चैट जीपीटी भी नहीं। अगर आपको पता है कि चैट जीपीटी कितने डाटा के ऊपर ट्रेन है, किसी को आइडिया हो? पूरे इंटरनेट, हाँ, पूरे इंटरनेट का जितना भी डाटा पड़ा हुआ है ना, इवन हमारे टेक्स्ट, हम जो व्हाट्सएप पे चैट भी करते हैं दूसरों से, या व्लॉग्स या विकीपीडिया आर्टिकल्स या फिर मूवीज़ के रिव्यूज़ और डिफरेंट बुक्स, इन सबको मर्ज करके उन्होंने ऐप में तो अब इंट्रोड्यूस किया है मैं स्नैपचैट में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप हाँ, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा सो दैट इनको क्लैरिटी हो। अब एआई 75 ईयर्स था, विद द टाइम ऑफ इवॉल्व हो रहा था। हमारे पास जीपीयूज़ नहीं थे। मतलब एआई में होता है कंप्यूटेशंस पावर, मतलब एआई कंप्लीट बेस्ड है मैथमेटिक्स के ऊपर। मतलब एआई में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उस वक़्त, हाँ, उस वक़्त हमारे पास हाई एंड जीपीयूज़ नहीं थे। जीपीयूज़ आपको पता होगा अभी आए हैं। इससे पहले जब आप 2009-10 में चले जाओ, आपके पास कितनी रैम होती थी? 512 MB, कुछ 1 GB, आधा GB, इससे भी कम रैम होती थी। अभी कितनी रैम है? 32 GB रैम आ रही है। हार्ड डिस्क कितनी हो गई है? 1 TB तक आपको हार्ड डिस्क मिल रही है मोबाइल के अंदर। तो अब हमारे पास एक जो बाउंड था कि हमारे पास हार्डवेयर अच्छे नहीं है, मोबाइल अच्छे नहीं है, डिवाइसेस अच्छे नहीं है, सिस्टम अच्छे नहीं है, तो वो एनवीडिया आया, डिफरेंट कंपनीज आई, विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, हमारे पास हार्डवेयर अच्छा आ गया। दूसरी कमी थी डाटा की। अब डाटा कहाँ से आया? अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी जिन्होंने कैगल जैसे प्लेटफॉर्म बनाए ऑनलाइन। वहाँ पे उन्होंने डाटा सेट 50-50 GB के 100 GB का डाटा सेट वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है कलेक्ट करके। वहाँ से आपने डाटा लिया, जीपीयूज़ आपके पास थे,
इसकी कम्युनिटी बिल्ड हुई। जब कम्युनिटी बिल्ड हुई तो उसने डिफरेंट लाइब्रेरीज बनाई पाइथन के अंदर, जिसमें पांडास, नमपाई, ये वो, ताकि आप डाटा को क्लियर कर पाओ, डाटा को एनालाइज कर पाओ और उस डाटा की बेस पे अपनी मॉडल्स ट्रेन कर पाओ। सो ये थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो गया है, मुझे पता है चीज़ों को समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं सो दैट आपको चीज़ें समझ में आए। सो वाई AI नो, अभी ही AI की बात क्यों हो रही है, अभी ही AI को क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं पढ़ रहे थे। सो मैं ये साथ साथ चीज़ें कवर करूँगा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अराउंड 1947 में, जब पार्टीशन हुआ था, तो वहाँ पे एक आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मोटिव ये था कि आप ऐसी क्रॉप्स पैदा करते थे जिनसे आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हो, जिसमें अच्छी फसलें हो और किसान फ़ायदे में जाए, ठीक है। उसमें दो तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने बोला कि ये चीज़ आई है, जैसे अभी हमारे पास ChatGPT वगैरह आ गया है, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ आई है, इसको अडॉप्ट करो, अपनी फसलों में लगाओ, हाइब्रिड सीड्स डालो और अपनी फसलें बढ़ाओ। तो दूसरा वो ग्रुप था कि जिन्होंने पहले रिसर्च किया और फिर चीज़ों को अडॉप्ट किया, उन्होंने समझा ये कैसे आया, हमारी फसलें हमारी ज़मीनें इस काबिल हैं कि वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं, हमारी फॉर्म मतलब हमारे जो बीज हैं वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी, ये वो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने चीज़ों को समझा और फिर उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय किया। अब जो ग्रुप 1 था ना, जिसने आंखें बंद करके चीज़ों को कर दिया, जिन्होंने आंखें बंद करके नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, वो एट द एंड उनका ये हाल हुआ कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, दे आर इररेलेवेंट, ठीक है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसने स्टडी किया था, रिसर्च किया था, वो उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया और वो खुशहाल भी हुए। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें इससे सीखने को मिलता है कि आपके पास AI हैं, आपके पास टूल्स हैं, तो आप उसको इस सेंस में यूज़ ना करें कि वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को ही ख़त्म कर दें, वो आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म करना शुरू कर दें। आप जो क्रिटिकल आपकी थिंकिंग है, जो आप सोचते हो, आपकी सोचने की सलाहियत को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आपने इन्हें यूज़ करने के साथ साथ इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि हम किस तरह इन्हें एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं और इनकी फाउंडेशन क्या है। एटलीस्ट अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको उसके प्रोज एंड कॉइन्स तो पता होने चाहिए ना, सो दैट कल को आप ये ना हो कि आपने बस चीज़ें कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आप एट द एंड इतना रेलिवेंट हो गए हो कि इवन आपको जॉब तक नहीं मिल रही। क्योंकि आपने तो जस्ट ChatGPT से बस गिबली इमेजेस ही जनरेट करवाई है आज तक। आपने ChatGPT से बस अपने आजकल बहुत सारे लोग AI गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए वो AI से इवन अच्छा रिप्लाई खुद नहीं दे सकते, तो AI को बोलते हैं कि यार रिप्लाई दे दो, वो कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल देते हैं। इवन आप गर्लफ्रेंड की पूरी चैट AI को फीड कर देते हो कि ये उसका बिहेवियर है, इस तरह से वो बात करती है और मैं उससे इस तरह से रिप्लाई देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब वो बात करेगी तो तुमने मुझे रिकमेंड कर देना कि मैं उससे कैसे बात करूँ। तो फिर आप और उन दोनों के बिहेवियर को एनालाइज कर लेगा और फिर रिप्लाई भी उसी सेंस में देगा, उसी वर्डिंग में देगा, सो दैट उससे फील भी नहीं होगा कि वो आप मैसेज कॉपी पेस्ट करके उसे इंप्रेस कर रहे हो। सो ये है AI, मतलब इतना ये अडॉप्टिव है। इवन बहुत सारी कंपनीज AI गर्लफ्रेंड, AI बॉयफ्रेंड जैसी सर्विसेज दे रही हैं और वो लोग ले रहे हैं। मतलब AI हर फील्ड में है, इवन हेल्थ केयर में भी। इवन हेल्थ केयर में मैं अगर आपको बताऊं तो जो डॉक्टर्स थे पहले क्या करते थे, स्टडी करते थे, उन्होंने कोई किडनी में स्टोन है तो उनको एनालाइज करने के लिए क्या करते थे, एक्सरे लेते थे, वटएवर जो भी था उनका अपना सिस्टम, और फिर उसको एनालाइज करते थे कि हाँ इसमें स्टोन है या नहीं। लेकिन अब AI आप मॉडल ट्रेन करते हो, आप उसको जस्ट उस एक्सरे की इमेज देते हो, वो आपको बता देता है कि इसमें स्टोन है या नहीं। इवन ब्रेन ट्यूमर अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर है तो वो उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। इवन जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे उन्हें वो मात दे रहा है, ठीक है। अब टाइम को देखते हुए हम आगे चलते हैं। दो तरह के ग्रुप्स हैं अभी। एक वो कहता है कि जो AI मेरी जॉब छीन लेगा, एंड द सेकंड वन इज जो कहता है कि AI तो मेरा दोस्त है जो मेरी हेल्प करता है कामों में और मुझे लगता है कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब वो जो पहले लोग हैं जो जिन्हें ये लगता है ना कि AI विल टेक योर जॉब, AI विल नॉट टेक योर जॉब, AI तुम्हारी जॉब नहीं ले सकता। तुम्हारी जो वो बंदा लेगा जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ और AI को यूज़ कर रहा है, तुम्हारा कंपेटिटर वो है। द पर्सन हु यूज़ AI एफिशिएंटली विल टेक योर जॉब, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि अभी इस क्लास के अंदर दो ग्रुप्स बैठे हुए हैं। पहला ग्रुप वो है कि जिसे पता ही नहीं मैंने करना क्या है, मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पाथ नहीं है, उसे पता नहीं है कि मैंने जॉब करनी है, मैंने स्टार्टअप करना है तो कैसे करना है। जितनी जल्दी से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, आने वाले टाइम में मेरा क्या होगा। यहाँ पे तो हर दिन चीज़ें बदल रही हैं, हर दिन नए टूल्स आ रहे हैं। जैसे एजेंटिक AI की बात करें तो वो 2025 में आया है। इस तरह डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में हम यहाँ पे इस सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जॉब रेडी हो सकते हो। इवन मतलब
आपको पता है कि 2025 की हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है? एनीवन? जैसे पहले थे चार्टेड अकाउंटेंट थे, लाइक पहले CSS करते थे लोग, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, वेब डेवलपर्स थे, तो किसी को पता है कि आज की हाईएस्ट 2025 की हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है? डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट वाकई ही में 2025 की हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अगर आपको पता हो तो 2025 में एक पर्सन है, उन्होंने पैकेज लिया है 60 मिलियन पर ईयर, $60 मिलियन पर ईयर। इवन एक स्टार्टअप इतना नहीं बना सकता, ठीक है। इसके अलावा एंड्रयू हैं, उन्हें फेसबुक ने आई थिंक उन्हें 1 बिलियन ऑफर किया है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ये ऐसे ही था कि जिस तरह की वो शख्सियत है वो अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे थे, यानी किसी क्रिकेट के प्लेयर को बोलो कि आओ, मतलब फाइनल जो क्रिकेट्स खेलते हैं उन्हें बोलो कि आओ यार IPL में खेलो तुम, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये है कि जॉब्स ज़्यादा है, अभी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ज़ीरो है, मतलब कंपटीशन बन रहा है क्या। और आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अगर आज आपको इतने ज़्यादा हाई पेइंग जॉब हैं तो क्या ये कल आज से 5 साल बाद भी इतनी ज़्यादा हाई पेइंग जॉब होगी? मेरा आंसर है नो, 5 साल बाद ये इतनी हाई पेइंग जॉब नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? एनीबडी? डिमांड एंड सप्लाई। क्यों? सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे, आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, लोग कम पैसों पे भी काम करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अ रीज़न वाई दिस इज़ अ गोल्डन टाइम। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि यही टाइम सबसे गोल्डन टाइम क्यों है AI के लिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले मनी अर्निंग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट यही है कि पैसे कमाना है यार, बस पैसे कमाने हैं किसी तरह से, या बिज़नेस करना है या जॉब करनी है, मतलब हम सभी इसी में हैं। तो मनी साइकोलॉजी ये है, अभी जैसे फ्रिज का पता है, फ्रिज को किसी कंपनी ने बनाया था, आपको पता है फ्रिज जिस कंपनी ने फ्रिज को बनाया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं जो आइसक्रीम और ये कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं। एंड एनीबडी नोस, सबको ये आइडिया है कि प्रॉफिट फ्रिज बनाने वालों ने नहीं कमाया, प्रॉफिट उन लोगों ने कमाया जो जानते थे कि फ्रिज को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से इंटरनेट कब आया था? मुझे बता सकते हैं कि इंटरनेट किसने इन्वेंट किया था? इंटरनेट, आप सब इंटरनेट यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, बड़ी चीज़ें यूज़ करते हो, मुझे कोई बता सकता है इंटरनेट कब आया था, किसने इन्वेंट किया था? कोई गैस, सजेशन, कोई गैस? गलत बोलोगे तो उससे जी नहीं, इंटरनेट बनाया था अमेरिका की गवर्नमेंट ने, US गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन तो होगा ना? नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, मतलब इस पे 1% का कंट्रोल नहीं है, ये किसी 1% की मलकियत नहीं है कि आप बोलो कि ये आपका है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने बनाया, और इसमें जब मल्टीपल लोग आपस में कनेक्ट होते हैं ना तो वो होता है इंटरनेट। इसमें आप मतलब ये जितने भी हैं अगर स्टूडेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ ये मल्टीपल थिंग्स। लेकिन इंटरनेट अमेरिका की गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन आपको पता है इंटरनेट बनाने वाले ने इतना पैसा नहीं कमाया जितना गूगल, फेसबुक और ये अमेज़न जैसी कंपनीज ने कमाया। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट को यूज़ करना जानते थे। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ थिंग तो आप फिर पैसे कमा सकते हो, इट्स मीन। इसके अलावा चलो एक और है, अब आपने खुद आंसर बताना है। अगर कोई इंटेलिजेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, मुझे तो सभी इंटेलिजेंट लगते हैं लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा, तो एरोप्लेन किसने बनाया था? 2 भाई थे, क्या नाम था उनका? राइट ब्रदर्स। सो उन्होंने एरोप्लेन बनाया था, लेकिन उनसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन कमा रहा है? अभी जो राइट नो कंपनीज हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो ज़्यादा अर्निंग करी है, हालांकि बनाया तो उन्होंने, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा इरेलीवेंट है AI से, ये कैसे, मैं आगे आपको समझाऊंगा ये कैसे रेलिवेंट है। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास यहाँ पे आजकल कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करी हैं, उसमें OpenAI है, गूगल, डीप माइंड है, एंट्रोपिक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया और टेस्ला है। ये कंपनीज हैं, इन्होंने अपने बेस्ड मॉडल बनाए हैं जिन पे इन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, और इन डॉलर्स को कुछ हैं पेड हैं और कुछ ओपन सोर्स पड़े हुए हैं, फ्री हैं। जैसे ChatGPT 3 है, उसके ऊपर जो बनने की कॉस्ट आई थी वो $4.6 मिलियन थी। लाइक अगर आपको अपना ChatGPT जैसा कुछ बनाना है तो आपको $4.6 मिलियन बनाने हैं, मतलब पे करने होंगे, नहीं आपका खर्चा आएगा। क्यों खर्चा? इसलिए आएगा क्योंकि आपको GPUs चाहिए, आपको डाटा चाहिए, फिर उसके ऊपर जो
अब जो AI हैं इनको हफ्ते लगते हैं ट्रेन होने में मॉडल को। मशीन लर्निंग मॉडल जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन डीप लर्निंग को टाइम लगता है, ठीक है। अब कंपनीज, अब देखें, अब इसमें कंपनीज आ गई जो अभी AI टूल यूज़ कर रही हैं। इनमें अडोबी है, कैनवा है, जूम है, ये कंपनीज हैं, ये AI को यूज़ कर रही हैं, टूल्स को यूज़ कर रही हैं। एंड हेल्थ केयर में भी अगर जाओ तो डिफरेंट कंपनीज हैं, इवन डिफरेंट स्टार्टअप हैं जो पाकिस्तान में भी बनेंगे, ठीक है। अगर आप में वो सेंस ऑफ कैपेबिलिटी है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, तो यू कैन वन ऑफ देम, ठीक है। आप उस जैसा स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले कंप्यूटर को ऐसा नहीं था कि पहले कंप्यूटर से आप कोड करते थे तो कैसे करते थे, कौन सी लैंग्वेज में कोड करते थे? C++, पाइथन, हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी है, जावा, C#, लाइक इस तरह की गो, रस्ट या फ्लटर, इन पाइथन, इस तरह की सभी लैंग्वेजेस में कोड करते थे। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूँ कि अब कंप्यूटर से आपको कोड करवाने के लिए नेचुरल लैंग्वेज ही इनफ है, मतलब वो ज़बान जिसमें हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज़ इनफ। आप उसको बताओ, अगर वो समझ जाएगा। आपको अगर आपको कुछ बनाना है या अगर गेम है, एक गेम के अंदर कार मूव कर रही है, तो आपको कार मूव करने की फिज़िक्स चाहिए। तो अब आपको उस कार को मूव करवाना है, तो आप ऐसा नहीं जाके स्क्रैच से जाओ और पूरा कोड लिखो। आप जाओगे ChatGPT पे, वहाँ पे जो बोलोगे आई हैव अ कार एंड आई वांट टू मूव, ठीक है, वो उसको आपको पूरा कोड जनरेट कर दे। कैसे कर दिया उसने? क्योंकि वो अब नेचुरल लैंग्वेज को समझना शुरू हो गई। तो कोई कह सकता है कि आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, वेब डेवलपर्स भी रिप्लेस कर देगी कहीं ना कहीं जाके। अगर AI सब कुछ अभी खुद कर रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में जो जूनियर्स रोल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है, जस्ट सीनियर रोल्स ही रह जाएं, जिन्हें आर्किटेक्चर पता है, ठीक है, जस्ट वही रोल्स रहेंगे जिनके पास इनफ नॉलेज है, या जो आप काम असिस्टेंट से करवाते थे, ठीक है, वो आप AI से करवाओ एज अ असिस्टेंट यूज़ करके। सो AI हर फील्ड में आ रहा है, ठीक है। अब फाइनेंस में भी कुछ कंपनीज हैं, लाइक स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब स्टॉक एक्सचेंज पे ये कैसे करता है वर्क, मैं बताऊं कि अगर आपने चेक करना है कि आपका कोई स्टॉक मार्केट में स्टॉक है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और आप देखोगे कि यार मैं तो इन्वेस्ट तभी करूँगा जब मुझे ये प्रॉफिट देगा, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा ये मुझे प्रॉफिट देगा? एनीबॉडी? हिस्ट्री। आप डाटा को एनालाइज करोगे, देखोगे कि पहले कहाँ था और कहाँ गया और क्या क्या इसमें, कहाँ पे ये डेप गया, सारी हिस्ट्री को एनालाइज करोगे। बट इफ मैं अगर आपको बोलूँ कि आप अपना AI मॉडल ट्रेन करो, जिसको आप डाटा दो और वो आपको एनालाइज करके बता दे कि आने वाले टाइम में ये रेवेन्यू, ये कंपनी ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। सो इतना करके भी तो कई दफ़ा वो गलत आंसर करता है। डाटा प्रोवाइड करने के बाद, डाटा ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होता, डाटा के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर देगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर इंसान कोई चीज़ प्रेडिक्ट करता है ना, उसमें भी गलती का जो चांस होता है वो 5% होता है। इंसान कोई भी चीज़ बताता है ना, तो उसमें भी गलती का चांस 5% होता है। लेकिन ये जो AI है, इसमें जो गलती का चांस है वो 2% है, लाइक 98% एक्यूरेट होता है। लाइक ह्यूमन से ज़्यादा ये कैपेबल्स हैं, या ह्यूमन से ज़्यादा इनका इंटेलिजेंस ही है। सो आप वो 3% का रिस्क क्यों ले रहे हो? और उसके पीछे आपने चलो वो 3% का आप रिस्क भी ले लेते हो, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप हर एक स्टॉक को अकेले जाके देखो? टाइम। सो देयर आर मल्टीपल थिंग जिनको कंसीडर करना पड़ता है, और उसकी बेस पे हम कहते हैं कि क्या ये एफिशिएंट सोल्यूशन है भी या नहीं। सो ई कॉमर्स और मार्केटिंग में भी कुछ कंपनीज हैं जो अभी इस सेम मॉडल को यूज़ कर रही हैं। अभी 3 टाइप ऑफ AI टूल्स, जिसमें स्टैंड अलोन टूल्स आते हैं, जैसे ChatGPT, मिड जर्नी और डेली इमेजेस क्रिएशन के लिए, और ये टेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेसिकली ChatGPT इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये लाइक नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने पे इसको ट्रेन किया गया था, लेकिन जब इसको ट्रेन किया इसके बिलियन ऑफ पैरामीटर्स बने। मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसानी ब्रेन की तरह काम करता है, लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर बिलियन ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जब इसे ट्रेन किया गया तो इसलिए ट्रेन किया गया ताकि ये अगला वर्ड बता पाए। मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि हाउ आर यू, तो हाउ आर मैं बोलूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यू प्रेडिक्ट कर देगा। लाइक जैसे बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स ये लास्ट वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहा है पिछले पूरे कॉन्टेक्स्ट को देख के, तो इसलिए बनाया गया था। लेकिन जब इसको बनाया गया तो इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ आ गई, ये बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडल बन गया। इसने बहुत सारी चीज़ें लाइक टेक्स्ट की समरी क्रिएट करना, या टेक्स्ट का सेंटीमेंट चेक करना कि अगर कोई सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप सोचोगे कि वाई सेंटीमेंट, हम क्यों सेंटीमेंट एनालाइज करें? आपने प्रोडक्ट देखे होंगे,
लाइक या डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी, उनके लिए कुछ नीचे आके कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। अब आपने चेक करना है कि वो उस पूरी वीडियो का या उस पूरे लाइक मैंने कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो उसका फीडबैक क्या है ओवरऑल। अब आप एक तो ये है कि एक एक बंदे का फीडबैक देखो, एक ये है कि आप उस पूरे टेक्स्ट को दो और वो आपको एनालाइज करके बता दे कि इतने लोगों का फीडबैक पॉजिटिव था और इतने लोगों का फीडबैक नेगेटिव था। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आपको एआई का पता होगा और आपको पता होगा मुझे उसे यूज़ कैसे करना है। अब इंटीग्रेटेड एआई टूल्स, इंटीग्रेटेड एआई टूल्स। अब अगर आप जॉब की बात करो तो जॉब में अगर देखा जाए तो यार ऐसा तो नहीं है कि आपकी चैट जीपीटी में जॉब हो जाएगी या ओपन एआई में जॉब हो जाएगी या गूगल में या डीप माइंड में। मतलब जितना आप स्टडी करोगे आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हाई है। आप ले भी सकते हो चाहो तो, आपकी मेहनत पे है वो। बट इंटीग्रेटेड एआई टूल्स लाइक कोपायलट एंड नेटफ्लिक्स, आपको पता होगा कोपायलट नेटफ्लिक्स। कोपायलट क्या है? लाइक एक कोड क्रिएशन टूल है जो आपकी हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट। नेटफ्लिक्स क्या है? जब आप मूवीज़ देखते हो तो आपने एक मूवी देखी एक्शन, आपको एक्शन मूवीज़ पसंद है, तो अब नेटफ्लिक्स क्या करेगा? आपको दूसरी मूवी वही रिकमेंड करेगा जो एक्शन बेस्ड होगी। क्यों? वो चाहता है कि आप ज़्यादा टाइम उसके प्लेटफॉर्म पे स्टे करो। आप ज़्यादा टाइम स्टे करोगे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सबका कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे एक है, प्रॉफिट, ये चीज़। लेकिन आपने यहाँ से जॉब लेनी है, लेकिन कुछ कस्टमाइज एआई टूल भी होते हैं, जैसे HR। आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे का एक प्रोसीजर होता है, लाइक वहाँ पे HR होता है जो आपका रिज्यूमे लेता है, उसको शॉर्टलिस्ट करता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल करता है, उसके बेस पे आपको कुछ वो असाइनमेंट भी दे सकता है, ठीक है। जब वो क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन फुलफिल करते हो तो फिर वो आपका फर्दर इंटरव्यू शेड्यूल करता है। बट इफ़ आप जो हैं वो एक ऐसा एआई सिस्टम बिल्ड करें खुद से जिसको आप जाके बोलो कि देखो यार मैंने को हायर करना है, मुझे ऐसे करो कि मुझे बेस्ट कैंडिडेट हायर करके दो जिन्हें एआई पता हो, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब एआई क्या करेगा? अब एआई जाएगा सबसे पहले, अगर वो एजेंटिक एआई होगा, मैं ये बताता हूँ वो क्या करेगा। वो जाएगा, वो उसके पास आपकी वो एक टेक्स्ट क्रिएट करेगा, आपको दिखाएगा सर दिस इज़ ओके, आपने बोलना ओके। वो लिंक्डइन ओपन करेगा, ठीक है, वहाँ पे जाके आपकी जॉब शेड्यूल कर देगा। अब जैसे ही उसने जॉब शेड्यूल कर दी, फिर उसका वहाँ से कुछ फीडबैक आएगा, मतलब कुछ लोग अपना रिज्यूमे सबमिट करेंगे। अब रिज्यूमे जैसे ही सबमिट होगा तो वो एनालाइज करेगा कि हाँ किन लोगों को मुझे शॉर्टलिस्ट करना है, और जिन लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करेगा उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो उन्हें एक असाइनमेंट भी भेज देगा। एआई खुद से असाइनमेंट जनरेट करके उन्हें भेज देगा। अब जब असाइनमेंट चली जाएगी, जो लोग पास करेंगे तो फिर एआई उनको शॉर्टलिस्ट करेगा और उनका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल कर देगा। तो एचआर की ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। क्या एचआर को रिप्लेस नहीं कर दिया एआई ने? क्या इन फ्यूचर एचआर होंगे? द मेन क्वेश्चन इज़ कि क्या कोई भी जॉब सेफ़ है, ठीक है, और अगर वो सेफ़ नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर वो सेफ़ नहीं है तो इस वक्त आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि आप क्या करो। लाइक फ्यूचर में अगर आप सबने पैसे ही कमाने हैं तो फिर अभी से ऐसा कुछ क्यों ना करो कि कल को आप कहीं पे स्टैंड करो। आज से 5 साल बाद आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे जॉब कौन सी करनी है, आज से 5 साल बाद अपना रिटायरमेंट का सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई, ठीक है। लाइक आपके लिए इंटीग्रेटेड एआई टूल्स, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जो स्टार्टअप कर रही होंगी, आपके लिए उनमें भी जॉब लेना आसान होगा आफ्टर लर्निंग एआई, ठीक है। अगर आपको एआई पता होगा और यूज़ करना भी आता होगा, एंड अपने खुद के टूल्स भी बना सकते हो। सो यहाँ पे अब वर्ड सिंपल सी वो डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने आई होप जितना आपको बताया कि मुझे कोई बता ही देगा कि व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको किसी को अगर समझ में आया हो तो वो बताए। एनीबॉडी? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाँ, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, रीजनिंग करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, और डिसीजन लेने के बाद फिर सोचता है कि क्या मेरा डिसीजन सही था या गलत था। सो दिस इज़ अ आर्टिफिशियल ब्रेन जस्ट लाइक ह्यूमन। मतलब आप एआई जब करते हो, एआई में काम करते हो, तो आप ऐसे ब्रेन डेवलप करते हो जो इंसानों की तरह सोच सके। कुछ ब्रेन्स प्रॉब्लम स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एआई का रिकमेंडेशन इंजन था, वो सिर्फ प्रॉब्लम स्पेसिफिक था कि वो सिर्फ आपको वो मूवीज़ रिकमेंड करेगा, वो उसके अलावा उसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसके पास सुपर पावर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो चैट जीपीटी पूरे इंटरनेट के डाटा के ऊपर ट्रेन है। अब वो करेंगे कि आप उससे कोई भी बात पूछ लो, वो आपको उसका डाटा प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो आपको वही डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसको जिस पे ट्रेन किया गया है। लाइक चैट जीपीटी के मोस्टली ट्विटर के डाटा पे ट्रेन हुआ था।
अब हिस्ट्री ऑफ एआई, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1956 में पहली दफ़ा जॉन मैकेंडी थे और उन्होंने आर्टिफिशियल वर्ड को पहली दफ़ा लिया था कि दिस इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद अब 1960 से लेकर 1970 तक हमने बहुत बेसिक छोटे छोटे सिस्टम्स बनाए। उनमें हमने ऐसे चैटबॉट बनाए जो स्क्रिप्ट बेस्ड थे। मतलब मैं आसान वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं, स्क्रिप्ट बेस्ड ऐसे होते हैं, एक होते हैं लाइक जिनका ब्रेन होता है जो सोच सकते हैं, एक होते हैं स्क्रिप्ट बेस्ड जिनको बोला जाता है कि अगर मैं 2 कहूँगा तुमने 3 कहना है, अगर मैं 3 बोलूँगा तुमने 4 बोलना है, ठीक है। वो रूल्स बेस्ड होते हैं, वो रूल्स क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उनको अगर मैं कुछ उनकी लिमिट्स डिफाइन कर दूंगा वो उस लिमिट के अंदर वर्क करेंगे, ठीक है। अब आसान एग्जांपल दूं कि अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है, मैं x एंड y, मेरे पास x प्लस y 2 वैल्यू है, उसके अंदर मैं 2 नंबर का सम करना चाह रहा हूँ, तो जो मेरी रूल बेस होगी ना चीज़ें, वो उससे होगा कि मैं जब उसे 2 नंबर दूंगा वो सम कर देगा मुझे। जैसे मैं उसे 3 नंबर दूंगा वो सम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रूल्स के ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। लेकिन अगर AI की बात करो तो उसको आप 10 नंबर भी दे दोगे ना, उसको पता है मुझे सबमिशन करनी है, वो 10 को पकड़ेगा और सबमिशन कर देगा। तो ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि ये विद द टाइम खुद ही इवॉल्व करती है और चीज़ों से सीखती है। अच्छा, एंड अलीज़ा चैटबॉट था, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसको मैं अगर देखना चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो, लाइक ये पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे जाओ अलीज़ा चैटबॉट थेरेपिस्ट, बेसिकली ये अलीज़ा चैटबॉट थेरेपिस्ट था जो 1960 से 1970 के बीच में हुआ था। तो मैं इसको बोलूँगा, यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूँगा। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था जब AI बन रहा था, ये AI की स्टार्टिंग है, हम AI की बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में चले गए। मैं इसको बोलूँगा हाय, इट्स नाइस टू चैटिंग विद यू। देखना एट द एंड आपको पता चलेगा कि इसके साथ हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारी डिस्कशन कहीं पहुँच नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये रूल बेस है, ठीक है। मैं बोलूँगा व्हाट इज़ एन AI, ठीक है। AI क्या है? हैव यू आस्क सच क्वेश्चन बिफोर, रूल बेस है, उसे पता ही नहीं है उसको। AI जैसे आप आज चैट GPT पे जाकर लिखते हो कि व्हाट इज़ एन AI, वो आपको कंप्लीट बताएगा कि AI क्या है, कैसे हुआ, मतलब सारी चीज़ें, लेकिन ये कहीं पे पहुंचेगी नहीं। मैं बोलूँगा इससे अगर मैं नॉर्मल पूछूंगा ना, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह के क्वेश्चन रूल बेस हैं, लेकिन जो डाटा इसके पास है ही नहीं, मतलब डाटा के ऊपर ट्रेनिंग नहीं है, तो जो रूल्स बने नहीं हैं उनका ही आंसर नहीं करेगा। उनके लिए एक जेनरिक आंसर होगा जो सबके लिए सेम करता रहेगा। सो मैं टाइम को कंसीडर करते हुए इसको यहीं पे कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने टाइम में देख सकते हैं। लाइक फिर स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट था 1967 में, जिन्होंने ऐसा रिपोर्ट बनाया था, लाइक रिपोर्ट जो इंसानों की तरह, लाइक हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे रिपोर्ट्स बनाएं जो इंसानों की तरह ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस करें और ह्यूमन वर्क को कम करें। तो इन्होंने कोशिश की थी, तब ये पहली दफ़ा इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, लाइक। एंड फिर AI विंटर 1980 से लेकर 1990 तक AI विंटर आ गया। उसके कुछ पीछे प्रो एंड कॉन्स थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद 1919 से लेके 2000 तक, उसके बीच में आया था, मज़े की सबसे चीज़ हुई थी चेस। यहाँ पे मेंशन नहीं है, चेस गेम का आपको पता हो तो IBM ने एक ऐसा मॉडल ट्रेन किया था जिसने चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। मतलब वो इतना पावरफुल टूल था डीप लर्निंग को यूज़ करते हुए कि उसने AI के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। सोचो कि अगर AI वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकती है, लाइक अगर वो किसी एक डोमेन में मास्टर कर ले, तो वो फिर हम तो आम लोग हैं ना, अगर हम अडोप्ट नहीं करेंगे तो हमें तो बिल्कुल रिप्लेस कर सकती है AI, ठीक है। हमें तो इसको लेके चलना पड़ेगा साथ, हम इसे पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि वाई नेटफ्लिक्स, आपको पता है कैसे आया था? लाइक नेटफ्लिक्स पैदा कैसे हुआ? स्टोरी, इट्स अ स्टोरी, किसी को पता हो? आपको पता है सबसे पहले सबसे पहले ना DVDs हुआ करती थी, CDs हुआ करती थी, तो उसके लिए तब नेटफ्लिक्स नहीं था। तब पता है क्या था? तब था एक ब्लॉकबस्टर कंपनी थी जिसके पूरी दुनिया में 9000 स्टोर्स थे और वहाँ पे वो DVDs रेंट करते थे, ठीक है। अब DVDs रेंट करते थे तो उनकी शिपिंग कॉस्ट होती थी, फिर वापस आते थे, अगर आप लेट DVD वापस करते थे तो उसे फ़ाइन भी होता था। लेकिन नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स ने देखा यार ये तो बड़ा मतलब तब इंटरनेट इवॉल्व हो रहा था, ये 90s की बात है, तब इंटरनेट अभी आया था, तो उसने बोला यार मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। तो उसने किया क्या, उसने ऑनलाइन ले गया, ऑनलाइन DVD सेल करना शुरू कर दिया, मतलब रेंट आउट करना शुरू कर दिया ऑनलाइन। लेकिन उसमें यह था कि वो शिपिंग में टूट भी रही थी और उसको लॉस हो रहा था और प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो वो
ब्लॉकबस्टर के पास गया जो डीवीडीज जिसके 9,000 स्टोर्स थे, उनके पास गया कि यार मेरी कंपनी खरीद लो, हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदें। तो उसने हंसना शुरू कर दिया ब्लॉकबस्टर वालों ने कि हम क्यों खरीदें भाई, हम इतना एडवांस है, हमारे 9,000 स्टोर हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी एक वेबसाइट की। ठीक है, तो फिर हुआ ऐसा कि जैसे कुछ टाइम गुजरा तो नेटफ्लिक्स ने ऐसा किया कि इवन ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गया। मतलब उन्होंने इस तरह से अपने बिजनेस को इवॉल्व किया, उन्होंने इस तरह से लाइक ऑनलाइन मूवीज़ दिखाना शुरू कर दी। फिर उन्होंने मंथली लाइक उन्होंने अगर आप डीवीडी रेंट भी कर रहे हो ना तो मंथली बेसिस पे कर दिया कि आप एक दफ़ा उसकी टोटल कॉस्ट पे करो, मतलब मंथली रेंट पे करो और आप जितनी मर्जी मूवीज़ देख सकते हो, एक वापस करो दूसरी देख लो। ठीक है, तो फिर इस तरह से वो बिज़नेस को खा गया। अब यहाँ पे आपके लिए समझने की बात ये है कि अगर आप टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करते हो ना तो इवन अगर आपकी 9,000 ब्रांचेस भी है ना तो आप गायब हो जाओगे। तो सबसे मेन चीज़ होती है टाइम। ठीक है, अगर आप टाइम को कंसीडर नहीं करेगा तो टाइम आपको कंसीडर नहीं करेगा। इसके बाद 2010 में हमारे पास मोबाइल, पता है किसी को कब आया था एंड्रॉयड फ़ोन? एनीबॉडी? एंड्रॉयड फ़ोन आया था 2007 में। इससे पहले हमारे पास बटनों वाले मोबाइल हुआ करते थे। ठीक है, जब एंड्रॉयड फ़ोन आया तो उसके बाद 2010 में हमारे पास ये लाइक अलेक्सा, सिरी और हे गूगल इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई कि आप बोल के लाइक कम्युनिकेट कर सकते हो लाइक डिफरेंट चैट के साथ। अगर मैं अभी भी ये इतनी एडवांस है कि अगर मैं इसको बोलूँगा कि हे सिरी हाउ आर यू, तो इवन ना सिर्फ ये आंसर करेगी तो मेरे टास्क भी शेड्यूल करेगी। असिस्टेंट भी करता है। हे सिरी हाउ आर यू। Okay, I want you schedule my meeting tomorrow 10 a.m. What do you want to call it? AI session. Session is scheduled for 10 a.m. to 11 a.m. tomorrow. तो ये इतनी पावरफुल है कि इसने आपके कैलेंडर का एक्सेस है इसके पास, इसने कैलेंडर पे आपकी मीटिंग शेड्यूल कर दी, कल आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सो व्हाट इफ आप जाते हैं ऐप्स खोलते हैं और वहाँ पे जाके चीज़ें करते हैं, तो एआई ऐसा करता है कि आपके काम को ऑटोमेट कर देता है। सर इसको असिस्टेंट भी कहते हैं। इसको असिस्टेंट भी कहते हैं। चैट बोट इज़ ऑल्सो असिस्टेंट। को पायलट जो एआई में है ऑलमोस्ट हर जगह असिस्ट कर रही है, एआई आपको असिस्ट करती है और इवन कुछ जगह पे तो ये रिप्लेस भी करती है। और बहुत इवन लोग कहते हैं ना कि जॉब जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी फायर किए हैं डिफरेंट कंपनीज़ ने, लाइक बड़ी कंपनीज नेटफ्लिक्स, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इनके बहुत बड़े ले ऑफ हुए हैं। एआई है ना कि उर्दू को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि एआई जो है वो इंग्लिश डाटा के ऊपर ट्रेन है। एआई को सिर्फ जब एआई को ट्रेन किया गया तो इंग्लिश का डाटा पे ट्रेन किया गया, लेकिन ये उर्दू को इसलिए समझता है क्योंकि इसमें एक कैपेबिलिटी है ट्रांसलेशन की। ये इंग्लिश को चाइनीज़ में, इंग्लिश को हिंदी में, इंग्लिश को उर्दू में ये ट्रांसलेट करता है। ठीक है, बट ये इंग्लिश के ऊपर ही ट्रेन है। ठीक है, अब अगर बात की जाए, ये 2010 में ऐसा हुआ था कि इस तरह के अलेक्सा, गूगल वगैरह हो गए थे। तो इसके बाद हमारी डीप लर्निंग आया था। इससे पहले हम मशीन लर्निंग पे ही काम कर रहे थे। मशीन लर्निंग कहती है स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स होते हैं जो स्टैट्स बेस होते हैं जी। अब उसके बाद आया डीप लर्निंग। डीप लर्निंग होता है ह्यूमन ब्रेन की तरह बिल्कुल काम करता है। सो फिर 2000 अगर हम बात करें कि 2020 से बियॉन्ड, तो उसमें फिर आपको पता है ये चैट जीपीटी, डेली इमेजेस जैसी ये सारी चीज़ें, मिड जर्नी वगैरह आना शुरू। आपको ये सब टूल्स का पता होगा और मोस्टली लोगों ने यूज़ भी किया होगा। मैं टाइम को देखते हुए इसको आगे जान दूँगा, लेकिन एजेंटिक एआई वो होता है। अब मेन चीज़ है कि चैट जीपीटी आया था 2017 में। आपको कब पता चला चैट जीपीटी के बारे में? 2022 में आपको चैट जीपीटी ने, आज चैट जीपीटी का आपने नाम सुना था, तो इससे पहले वो क्यों नहीं था? क्योंकि उसके अंदर पूरा डाटा नहीं अपलोड हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो ट्रेन नहीं था, इनफ ट्रेन नहीं था। क्यों? तब एआई बन रही थी, तब लोग ये समझ रहे थे कि एआई कैसे करेगी, किस तरह बेस्ट रिजल्ट देगी। मतलब उसके साथ हम डिस्कस तो, लेकिन डिस्कशन का कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। जैसे आजकल की एआई हमें टू द पॉइंट प्रिसाइज हमारा टाइम को ज़ाया करते हुए, इवन हम गूगल सर्च को छोड़ के चैट जीपीटी जैसे टूल पे जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि हमारा टाइम सेव करती है। ठीक है, एंड अभी जो अब चैट जीपीटी 2022 में आया, 17 में आया, लेकिन 22 में इसका वर्जन 3 आया था। ठीक है, जब इसका वर्जन 3 आया तो उसके बाद ये फेमस हुआ, इसको फेम मिला और तब से लोगों ने एआई की तरफ जाना शुरू कर दिया, ज़्यादा लोगों ने। लेकिन अभी 2025 में एक वर्ड आया एजेंटिक एआई। ठीक है, एजेंटिक एआई क्या है पता है किसी को?
चैट जीपीटी तो जनरेटिंग मॉडल है ना, वो तो चीज़ें जनरेट करता है नई नई, लेकिन वो आपको किसी काम तो नहीं कर सकता ना। आपने अपने दोस्त को मेल करना है या फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या कुछ काम है उसको बोलना है कि चलो मूवी के लिए चलेंगे, चलो आप बाहर कोई आउटिंग का प्लान बनाते हैं, तो उसको तो नहीं पता ना। उसको मतलब आपके व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं है ना चैट जीपीटी को, तो इसके लिए आया एजेंटिक एआई, जिसके पास आपके व्हाट्सएप का, आपके इंस्टाग्राम का, आपके जीमेल का सबका एक्सेस होता है। ठीक है, आप उसको बोलते हो और वो इवन आपसे जब उसे बोलते हो ना कि मेरे दोस्त को बोलो कि हमने मूवी देखने जाना है, तो पोस्ट अ मेल टू हिम या पोस्ट अ मैसेज टू हिम, तो वो एक कंप्लीट मैसेज ना सिर्फ जनरेट करेगा, उसके पास जनरेटिव कैपेबिलिटीज़ तो हैं ही, लेकिन वो सेंड भी करेगा। अभी इसलिए कह रहे हैं कि एआई चीज़ों को रिप्लेस करेगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है। अभी डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स, जिसमें हमारे पास ये अगर कोई चीज़ स्पैम है या नहीं, मतलब हमने एक ईमेल सबको आती हैं, अब कुछ ईमेल स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ईमेल जो होती हैं वो हमारे प्राइमरी फोल्डर में आ जाती हैं। अब जो हमारी ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं ना, वो कैसे जाती हैं, और जो हमारे मेल में आती हैं कैसे जाती हैं? क्योंकि लिखा तो दोनों में टेक्स्ट है, तो वो कैसे एनालाइज करता है कि इसको स्पैम में भेज दो और ये सही, ये प्रमोशनल है और ये लाइक ये आपके दोस्त नहीं भेजी होगी, पक्की बात है। सो इट्स ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। वो ऐसे मॉडल ट्रेन होता है कि वो मैसेज के कंटेंट को रीड करता है। स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था कि वो वर्ड्स को रीड करता था और बेचता था, रिवॉर्ड का वर्ड यूज़ है, फ्री फॉर मतलब फ्री, ठीक है, यू विन $20,000, ये इस तरह के कुछ वर्ड्स थे, तो उनको एनालाइज करके वो बोल देता है ये स्पैम है, इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, वो डिफरेंट उसको डाटा मिला और उसके ऊपर वो ट्रेन हो गया। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्हें पता चल गया, जो प्रमोशनल ईमेल्स भेजते हैं आपको, तो उन्हें पता चल गया कि यार मैं अगर इसमें इतने ये वाला वर्ड यूज़ करूँगा ना तो स्पैम में डाल देंगे, तो मुझे स्पैम में नहीं डलवानी, तो वो वर्ड को छोड़ देता है। इसके लिए फिर एआई आया जिसने समझा, और समझने के बाद उसने इस तरह से किया, उसने जब उसने समझा तो उसने फिर जब नया डाटा विद द टाइम ऑफ आया तो उसको भी लर्न किया और उसके साथ वो इवॉल्व कर गया। मतलब वो फिर अगर कोई वर्ड बंदा चेंज भी कर रहा है ना, तो उसको भी पकड़ लेगा कि हाँ ये इसने ये चेंज किया है, ये लाइक वो लर्न करेगा बिहेवियर को। जनरेटिव मॉडल्स हम देख चुके हैं, चैट जीपीटी हो गया, बार्ट हो गया, लाइक इमेज क्रिएशन, और इवन अभी तो मज़े का एक टूल बताता हूँ कि इवन कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको आप लाइक अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो अब लाइक वो चाहता है कि अब उसको उसकी आवाज़ दोबारा सुननी है, तो कैसे क्या करेगा वो? अब उससे बात करेगा, वो तो बात नहीं होगी वहाँ पे ऑब्वियसली। तो हाँ, अब वो ऐसा करेगा कि उसकी 5 मिनट की वॉइस लेगा, 11 लैब्स है वहाँ पे जाके वॉइस डालेगा, और वो उस लड़की की सारी वॉइस ट्रेन हो जाएगी। वो मतलब उस लड़की की वॉइस में वहाँ पे चैटबॉट डेवलप होगा और वो आपसे बात करेगा एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ थेरेपिस्ट, जैसे भी आप उससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो। मिसयूज भी हो सकता है ना, इवन मिसयूज़ हो सकता है और हो भी रहा है, ठीक है। एंड इवन कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं जैसे डीप फेक आपने नाम सुना होगा, जिसमें वो इमेज वीडियोस जनरेट कर देता है, डीप फेक, मतलब उसमें आप नहीं होते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप ही हो। ये हम फर्दर स्टडी करेंगे, डेप्थ में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में है। अभी हम चलें सेल्फ ड्राइविंग कार का, आपको पता है इवन गेम्स के अंदर भी यही यूज़ होता है, जिसमें आपका एआई कैरेक्टर होता है, जिससे आप एनिमी होता है, जिससे फाइट कर रहे होते हो, तो वो भी एआई होता है। आजकल जिस पे हम करते हैं नॉर्मली काम, वो होते हैं रूल बेस, मतलब वो एक रूल में ही एक मतलब लाइक अगर कोई गेम है उसके अंदर एक लेफ्ट कर रहा है एनिमी, या आपसे फाइट कर रहा है, तो उसका पैटर्न है या उसके कुछ कम्बो है जिसके ऊपर वो फाइट कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर वो आपके बिहेवियर को देखे और उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर ले, वो बोले कि अगर तुम तेज़ हो तो मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ, ठीक है। इट्स 11 लैब, पर्सनल एआई असिस्टेंट, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अब इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक अगर आपको ब्रेन ट्यूमर्स हैं तो आप एआई को हेल्थ केयर में, अगर आप हेल्थ केयर में भी जाना चाहते हो तो इवन ये आपके लिए है एआई सेशन, सो दैट आप अपनी फील्ड में लीड कर पाओ, ठीक है। आपको पता हो कि एआई कैसे इवॉल्व कर रहा है और आप जिस चीज़ में हो आप वहाँ पे इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल में है, फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट का बता चुका हूँ, सर्विलेंस यानी सिक्योरिटी में, अगर कोई बाहर बंदा जा रहा है और उसके पास गन है, ठीक है, तो कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और रेड घर में अलार्म बचा देगा कि बाहर खतरा है, ठीक है। एंड सोशल मीडिया आपको मैं बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आप सैड होते हो तो आपको मज़ीद सैड करते हैं ये, ठीक है। तो ये आपके मूड के ऊपर ये मॉडल्स ट्रेन होते हैं विद द टाइम, और फिर उस बेस पे आपका मैक्सिमम ग्रैब करते हैं ये।
ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, एजुकेशन। अब एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इवन AI एजुकेशन में भी है। जब आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हो जो 1 घंटे की है, 1 घंटा तो किसी के पास नहीं है, लोग कहते हैं कि यार बस जो कंटेंट है जल्दी जल्दी बताओ, तो आप उसको वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, और टेक्स्ट के में कन्वर्ट करने के बाद चैट GPT पे जाकर पेस्ट करोगे और बोलो कि मुझे इसको समराइज़ कर दो, तो उसको टू द पॉइंट समराइज़ कर देगा, उसके की पॉइंट्स निकाल देगा, बुलेट्स पॉइंट निकाल देगा, और आप वो 5 मिनट में उस 1 घंटे की वीडियो को कवर कर लोगे। ठीक है, इवन हम एक यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे, लाइक व्हाट इफ़ मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आपको एक बुक दूँ और मुझे उस बुक के अंदर 10,000 पेज है, और मैं बोलूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड हैं कुछ, वो आप निकाल के बताएं, वो उनका मतलब वो है क्या, उसको एक्सप्लेन करें, कितना टाइम लगेगा आपको? एस्टिमेट देना। आप क्या करेंगे? सबसे पहले 10,000 बुक रीड करेंगे, 10,000 पेज रीड करेंगे, फिर वो समझेंगे कि कहाँ से सिमिलैरिटी है। ठीक है, व्हाट इफ़ मैं आपको बोलूँ कि आप अपना मॉडल ट्रेन करोगे, लाइक हगिंग फेस पे पढ़े हुए हैं, ओपन सोर्स पढ़े हुए हैं, उसके ऊपर आप जब वो ट्रेन हो जाएगा, आप उसको अपने 10,000 पेजेस 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अपलोड कर दोगे, वहाँ पे PDF अपलोड कर दोगे 10,000 पेजेस का, और फिर जब आप जाके क्वेश्चन करोगे ना कि दिस इज़ माई क्वेरी, मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर दो, तो वो उन 10,000 पेजों में से ना सिर्फ आपको उस पेज नंबर देगा, बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंट जो अंडरलाइन लाइन जो है वो भी बताएगा कि यहाँ से उठाई है उसने, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। ठीक है, जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करते हो तो कैसे सर्च करते हो? अल्फ़ाबेटिकली ना, मतलब A to Z। लेकिन व्हाट इफ़ मैं अब AI डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं किसी को पता है? 6 लाख वर्ड्स हैं। ठीक है, और अगर मैं सबका ऑर्डर डिसऑर्डर कर दूं, सबको आगे पीछे कर दूं, तो कोई ढूंढ पाएगा क्या कोई वर्ड? नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह लाइक अपने टाइम को बचाने के लिए एजुकेशन में भी AI यूज़ हो रहा है। ठीक है, और देन इसके बाद हमारे पास स्पेस में भी यूज़ हो रहा है। स्पेस में, अब स्पेस में जाते हो तो आपके लिए असिस्टेंट्स होते हैं, लाइक उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, AI असिस्टेंट बना सकते हो, लाइक एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो होता है, जो उसको एज अ थेरेपिस्ट भी काम करता है, उसको डिफरेंट उसके पास आपने मूवीज़ में देखा होगा, डिफरेंट उसके पास शिप का कंट्रोल भी होता है, काम भी करवाते हो। तो अब इस तरह से ये वर्क फ्लो चल। इसके अलावा आप गेम में, मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट गेम्स में करते हो। रिबोटिक्स में इवन आप डिफरेंट रोबोट्स होते हैं जिनके पास लाइक अगर आपने घर में कपड़े फोल्ड करना कितना सबको पता है, नहीं दिल करता, तो व्हाट इफ़ मैं बोलूँ कि आप एक खुद ऐसा रोबोट ट्रेन करो जो आपके कपड़े फोल्ड कर दे, और कपड़े फोल्ड करने के बाद उनको अलमारी के अंदर भी रख दे। ठीक है, और जब कपड़े धुल जाए से निकाल ले भी, सारा कुछ वो खुद करे, तो कितना ज़िंदगी सुकून की हो जाएगी। नहीं, लेकिन ये आप कर सकते हो किस तरह से करते हो कि विद द हेल्प ऑफ AI ही कर सकते हो, विदाउट AI नहीं कर सकते हो। और AI के अंदर 3 ब्रांचेज होती हैं। पहला होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप बोर्ड्स के लिए यूज़ करते हो, हम इसमें सभी कवर करेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग जैसे आपके पास पूरे इंटरनेट का डाटा था और आपने दे दिया और मॉडल ने खुद ही उससे चीज़ें सीख ली। ठीक है, और सुपरवाइज लर्निंग वो होता है कि आप उसको बताते हो हर चीज़ के ऊपर, तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, तुम यहाँ पे सही कर रहे हो। लाइक व्हाट इफ़ अब बच्चा है ना छोटा, तो जब आप उसे बचपन में पढ़ाते हो तो क्या कहते हो? दिस इज़ एन एप्पल, बी फॉर बॉल, उसको एक, जब A फॉर एप्पल बोलते हो तो उसको एक रेड कलर का एप्पल दिखाते हो, सो दैट अगर को बाहर जाएगा तो कल को देखेगा मम्मा एप्पल, उसको एप्पल नज़र आ जाएगा कहीं ना कहीं पे। सो ये कैसे हुआ? आपने उसको ट्रेन कर दिया बच्चे को। इस तरह मॉडल भी ट्रेन होते हैं। एंड ई-कॉमर्स में भी यूज़ होता है अपने प्रोडक्ट का सेंटिमेंट। इवन आपका कोई स्टार्टअप है जिसमें आपका प्रोडक्ट है जिसको आप शिप कर रहे हो, और आपका प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम किसी एक एड्रेस से वापस आ चुका है, मतलब मल्टीपल टाइम वहाँ पे नहीं पहुँचा डिलीवरी एड्रेस पे, और अब वहाँ पे रिस्क तो हाई है ना, आपको कॉस्ट डल रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इवन आपका यही होगा जो ये एनालाइज कर लेगा कि अब यहाँ पे भेजना इसका रिस्क हाई है, इसका रिस्क मीडियम है, इसका मॉडरेट है। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लो या एक दफ़ा कॉल करके चेक कर लो कि हाँ यार आपकी लोकेशन सही है या नहीं, तो यही ऑटोमेटिकली ये सारा वर्क फ्लो देख लेता है। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा, मशीन खुद से सीखती है चीज़ों को। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो डीप लर्निंग होता है जिसमें अंदर ब्रेन डेवलप करते हैं हम। ठीक है, मशीन लर्निंग स्टैट्स की टेक्निक्स को यूज़ करके होती है, और न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल वर्ड्स कहाँ से आया किसी को पता है? व्हाट इज़ न्यूरल? हाँ, न्यूरन इज अ सेल ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का एक छोटा सा सेल है। ठीक है, और उसकी बेस, अब हमने इंसानों जैसा सिस्टम बनाना था तो हमने इसकी लाइक स्टार्टिंग साइकोलॉजी कहाँ से ली? ह्यूमन ब्रेन से।
मतलब हमने ह्यूमन ब्रेन के सेल को कंसीडर किया और उसके कुछ वेट्स एंड कुछ बायसेस को इनिशियलाइज करके फिर हमने कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जिसमें बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और वो लाइक बिलियन ऑफ वेट्स एंड बायसेस होते हैं और न्यूरॉन्स होते हैं। एंड उसकी बेस पे वो हमें लाइक हम उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर उसके पास कोई नई चीज़ आएगी तो वो समझ जाएगा। इवन एक गेम है 2017 में, और उस गेम का नाम है अल्फ़ागो। अब अल्फ़ागो गेम है, चाइनीज़ गेम है, उसके अंदर इतनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जितने यूनिवर्स के अंदर एटम है। यूनिवर्स के कितने एटम्स हैं कोई इमेजिन कर सकता है? ठीक है। अब 2017 में डीप माइंड एक कंपनी थी, उन्होंने एक ऐसा AI एजेंट बनाया जिसने उस अल्फ़ागो के वर्ल्ड चैम्पियन को 5 गेमों में 4 दफ़ा स्ट्रेट हराया। तो आप सोचो, और उस बंदे ने 2017 के बाद गेम खेलना छोड़ दिया। उसने क्या फ़ायदा गेम खेल के जब मैं इसे हरा ही नहीं सकता। तो खतरनाक भी है। तो नेचुरल लैंग्वेज मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जो है वो लाइक नेचुरल लैंग्वेज अब समझना स्टार्ट हो गया। इवन कंप्यूटर अगर मैं बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं समझता, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं समझता। कंप्यूटर को समझ में आता है 0 and 1, और 0 and 1 आप बोलोगे कि 0 and 1 भी तो नंबर ही है ना, वो कैसे समझ में आता है? तो कंप्यूटर के अंदर होता है, CPU के अंदर होता है छोटे छोटे ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को आप ऐसे समझ लो कि वो बल्ब है। जब एक बल्ब ऑन होता है इट्स मीन 1, और जब बल्ब बंद होता है तो इट्स मीन 0। ठीक है। अब उसके अंदर बिलियन ऑफ बल्ब्स हैं कंप्यूटर के अंदर, और हम उनको यूज़ करते हुए हम सब कुछ करते हैं। ठीक है। एंड रिबोटिक्स भी है। रिबोटिक्स में आपके पास मॉडल्स होते हैं, आप एक मॉडल को इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देते हो रिबोट को, जैसे आपने उससे कपड़े प्रेस करवाने हैं तो ऑटोमेटिकली बार बार शर्ट को फोल्ड करेगा, अनफोल्ड करेगा, फिर अपने बिहेवियर को लाइक अपडेट करेगा, फिर सीखेगा गलतियों से। ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये है। बाकी अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि अब इस इतनी सारी डिस्कशन का मोटिव क्या था, लाइक इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम इस अगस्त में 18 अगस्त को हम एक कोर्स लॉन्च करें AI एंड डाटा साइंस के ऊपर। ठीक है। और वाई यू शुड हैव टू टेक दिस, बिकॉज अभी तक AI डाटा साइंस अभी 1 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले पाकिस्तान में इसका कोई एजुकेशन ही नहीं थी। AI डाटा साइंस की कोई ब्रांच नहीं थी, मतलब कोई डिग्री ही नहीं थी, कोई ग्रेजुएशन डिग्री ही नहीं थी। MITs जैसी लाइक बाहर के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे पढ़ा रहे थे AI डीप लर्निंग पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। तो वाई यू शुड हैव टू टेक दिस कोर्स, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रेलिवेंट टेक्नोलॉजी जो हर फील्ड में पेनिट्रेट कर रहा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई-कॉमर्स, लाइक गेम्स, हर फील्ड के अंदर ये जा रहा है। और आप खुद सोचो कि अगर ये हर फील्ड के अंदर जा रहा है तो आने वाले टाइम में इसके अंदर कितनी जॉब्स होंगी। अगर सबकी जॉब जाएंगी तो इसके अंदर कितनी जॉब्स होंगी। मतलब जब हर फील्ड को ऑटोमेट करना पड़ेगा तो फिर जो गिने चुने लोग होंगे जिन्हें AI आता होगा वही करेंगे। ठीक है। आपका रैंक क्या रैंक समथिंग? ओके, जस्ट अबाउट माय रैंक। तो एक्चुअली आई एम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। ठीक है, ऑन कोड फोर्सेस, और मैंने कोई 1000 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। लाइक एल्गोरिदम्स होते हैं जो बिल्ड करने होते हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है, किसी को पता है? एनीबॉडी? एल्गोरिदम्स कंप्यूटर में एक वर्ड होता है एल्गोरिदम्स। एनीबॉडी? लॉजिक ऑफ डूइंग समथिंग। हाँ, इट्स मीन के एल्गोरिदम इज अ स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू गिव कंप्यूटर टू डू समथिंग, लॉजिक ऑफ डूइंग समथिंग। अब इनको नहीं समझ आया, इनके ऊपर से गुजर गया भाई, इनको नहीं समझ आया एल्गोरिदम क्या। किसी को समझ आया लॉजिक ऑफ डूइंग समथिंग? अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ चाय की रेसिपी बताओ, स्टेप बाय स्टेप मतलब एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सबसे पहले मैं पानी रखते हैं ऐसे ही। हाँ, आप एक चीनी, दूध, पत्ती सारी चीज़ें लेके रख लोगे अपने पास। आपने इनपुट ले ली। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने चाय की पतीली को पकड़ा और चूल्हे के ऊपर रख दिया। ठीक है। उसके अंदर आपने दूध, चीनी, पत्ती सब कुछ डाल दिया, और फिर आप बार बार आके चेक कर रहे हो कि क्या बॉयल होगी, क्या बन गई या नहीं, क्या बन गई या नहीं। जब वो बन गई तो आपने उसको सर्व कर दिया। तो ये एक एल्गोरिदम है। कंप्यूटर भी इसी तरह काम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैंने 1000 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं। ठीक है। एंड अगर देखा जाए लीड कोड पे तो मेरी रैंकिंग जो है 50 लाख में से यहाँ आई थिंक 50 करोड़ है, उसमें से 3 लाख पे है ओवरऑल वर्ल्ड पे, और पाकिस्तानी रैंकिंग मेरी 70 है। ठीक है। डोंट मिस योर मोमेंट। AI इज़ द स्किल ऑफ डिकेड्स।
ठीक है, AI कोई आज तो नहीं है, 75 साल लगे हैं इसको यहाँ पे पहुँचने में, और पिछले 4 साल में ये इवॉल्व हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये आज हर बंदे की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें लगता होगा मैंने बिटकॉइन मिस कर दिया यार। एनीबडी नोज बिटकॉइन? काश खरीदा होता है, एक बिटकॉइन खरीदा होता, आज मज़े करते। अब कुछ होंगे जिन्होंने बोले होंगे यार ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं 2017 में, क्या अगर आज ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की होती है तो आज मज़े होते। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी 2022 में ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी आपका चांस है 2025 में AI का, बिकॉज इट्स द स्टार्ट। ठीक है, और अगर आप इसको ग्रैब कर लेते हो तो ये आपका बिटकॉइन है फ्यूचर का। आप इसे बड़ा वो समझ के, अब आपका टाइम जो है ना वो मनी है, टाइम को इस तरह से इन्वेस्ट करो कि वो आपको पे करे। ठीक है, और आपको ऐसे पे नहीं करे कि आपने 10 मिनट काम किया है तो उसके आपको उस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, आपको एक्सपोनेंशियली उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आप वो चीज़ पकड़ो जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा पे करेगी, और वो क्या पे करेगी? जिसकी डिमांड होगी, ठीक है, और सप्लाई कम होगी। आप उस फील्ड को ग्रैब कर लो। आप इन 2 years आप कहीं पे में भी अपनी कंपनी में बैठे हो शायद, या अगर जॉब में भी हो तो आप एक लीड फील्ड पे हो, क्योंकि ये इसमें तो आपको लीडर्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको 10 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं मिलेगा एजेंटिक AI में, क्योंकि आई 2025 में। तो आप अगर 10 ईयर एक्सपीरियंस, फिर टॉप तो आप होगे ना, क्रीम तो आप होगे ना, जिनको सभी आके वो करेंगे कि सर हमने आपसे सीखना है या वट एवर। ठीक है, इसके अलावा हम इस कोर्स में, अगर हम ये कोर्स 18 अगस्त को स्टार्ट करें तो इसमें सीखेंगे क्या? सबसे मेन चीज़ हम इसमें पाइथन सीखेंगे, बिकॉज पाइथन इज़ अ लैंग्वेज जिसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स लिखे पड़े हुए हैं। एल्गोरिदम्स से पता चल गया ना आपको। अब उन एल्गोरिदम्स को हम डाटा देंगे और वो एल्गोरिदम खुद ब खुद मॉडल ट्रेन कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप खुद एल्गोरिदम लिखोगे। आप खुद एल्गोरिदम्स लिखने बैठोगे ना तो आपको वो माइंडसेट, वो सारी चीज़ें बिल्ड करते हुए शायद 2 साल लग जाएं। मैं आपको इस तरह से ट्रेन करूंगा कि एल्गोरिदम्स बने पड़े हुए हैं, लाइब्रेरीज बनी पड़ी हुई हैं, फ्रेमवर्क्स बने पड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा इन्हें एफिशिएंट वे में यूज़ कैसे करना है, और वो भी विद द हेल्प ऑफ कोड। कुछ GUI टूल्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा ये है कि पाइथन से आप स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड करोगे, और इवन आप अपनी वेबसाइट्स, वेब ऐप भी बिल्ड करोगे। ठीक है, डाटा को एनालाइज करेंगे। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि स्टॉक्स के बारे में। अब जो स्टॉक्स हैं विद द टाइम इवॉल्व होते हैं, तो इवन AI तो देख ही सकता है, लेकिन व्हाट इफ अगर हम देखना चाहें तो वो भी मैं डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा को किस तरह विजुअलाइज करना है वो भी चीज़ें देखेंगे। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, इसमें क्या फ़र्क है? मशीन लर्निंग स्टैट बेस है और डीप लर्निंग विद द टाइम इवॉल्व करता है और ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है वो। ठीक है, एंड NLP इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। NLP क्या है? NLP वो ज़ुबान है जिसमें हम आपस में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर भी इस ज़ुबान को समझना शुरू हो गया, तो हम अब इस ज़ुबान में कंप्यूटर से ऐप क्यों नहीं बनवाते? हम क्यों कोड करें? हम कंप्यूटर को बोलने के यार ऐप बना दो, वो बना देगा। क्यों? क्योंकि वो ज़ुबान। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आने वाले टाइम में वो बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जिसको कम्युनिकेट करना अच्छे से आता है, जो अच्छे वे में कम्युनिकेट कर सकता है। वट किसी ने कुछ बोला था? Like prompt engineering. हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसमें आता है कि आप मॉडल को किस तरह से आप कमांड किस तरह से कर दो। लाइक उसकी कुछ एग्जांपल। आंसर है कि हमें AI गलत आंसर कैसे कर देती है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर, हम इसमें ना सिर्फ ये देखेंगे कि AI गलत आंसर कैसे कर देती है, बल्कि ये भी देखेंगे कि अगर AI गलत आंसर करती है तो उसे इम्प्रूव कैसे करना है। और इवन आप खुद की AI बनाओगे। सबसे मज़े की चीज़, आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे कि आपके पास अपने AI टूल्स होंगे। ठीक है, और इवन हम 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और आप देखोगे कि जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप किसी भी कंपनी आपको ऐसे लेगी। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, और प्रोजेक्ट्स अभी किसी के पास नहीं है, बिकॉज ना तो यूनिवर्सिटीज़ अभी हैं इसमें। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ ने अभी ग्रेजुएशन की डिग्रीज लॉन्च की हैं। और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं। लैंगचेन जो है वो लाइक एग्जिस्टिंग जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, जैसे ChatGPT हो गया, ओपन सोर्स जो भी पड़े हैं उन्हें यूज़ करता है। इवन मैं आपको बोलूँ कि आप अपने कंप्यूटर में विदाउट इंटरनेट आपका कंप्यूटर में अपना मॉडल हो जो रन कर रहा है। लाइक एक ऐसा ChatGPT जो बिना इंटरनेट के चल रहा है। लाइक आपको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी मशीन पर रन कर रहा है। ठीक है, एंड लैंड ग्राफ होता है कि आपने लैंड ग्राफ होता है एजेंटिक AI के लिए होता है यूज़। अब व्हाट इफ आपने यहाँ से जाना है, लाइक अपने घर जाना है और आपने ऊबर बुक करनी है। आप एक तो ये है कि ऐप जाओ, वहाँ पे देखो, ऊबर बुक करो। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास चैटबॉट है, आप उसे बोलो कि आई वांट टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो एक ऊबर बुक कर लो और देखना जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस पे हो
और उसकी मुझे वो बुक करके मुझे बता दो। तो वो सर्च करेगा सारी और देखेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी बुकिंग राइड बुक करेगा और उसको मैसेज करेगा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, और वो बंदा भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो उसने वर्क को ऑटोमेट कर दिया, आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। इवन वो पे भी उसे खुद कर देगा अगर क्योंकि उसके पास आपके फाइनेंशियल्स, आपके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट का भी एक्सेस होगा, ठीक है। अब हम इस 3 महीने का कोर्स है, तो मज़े की बात बताऊं कि इस 3 महीने में हम इस कोर्स में आपको 120 घंटे का ऑन साइट कंटेंट देंगे, आप खुद से रन करें, ठीक है। और इवन अगर कोई अपना स्टडी सिस्टम बनाना चाहें जो हमारे डाटा के ऊपर ट्रेन हो, जिसे पता हो कि हम क्या सोचते हैं और हमने क्या स्टडी करना है, इवन आपको आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चीज़ें रिकमेंड करें। हाउ विल बेनिफिट फ्रॉम दिस बूट कैम्प? इवन 10th पास मैं इस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन करूँगा कि अगर आपने कोडिंग का ए भी पता नहीं है ना, मतलब कोडिंग का कुछ भी पता नहीं है, तो वो आपको इस तरह से चीज़ें समझाऊंगा कि आपको समझ में आएंगी। इवन आप 12th पास हो, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जॉब चाहिए आपको, या आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी, इवन मैं आपको कुछ ऐसे कंपनी ऐसे बताऊंगा स्टार्टअप्स, जैसे NIC का पता हो किसी को, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है लाहौर में, वो आप अगर कोई बिज़नेस रन करते हो और आपका आइडिया अच्छा है, वो AI बेस्ड है, वो आपको 50 लाख तक की फंडिंग देती है गवर्नमेंट, और उससे आपकी प्रोडक्ट में से 1% भी चार्ज नहीं करती। और इवन जो टॉप 10 स्टार्टअप सेलेक्ट होते हैं हर 6 महीने में, और उनमें से जो टॉप 5 होते हैं वो US जाते हैं, अमेरिका, गवर्नमेंट भेजती है अपने खर्चे पे। इवन अभी गए भी हुए हैं, आप उनका इंस्टाग्राम देखेंगे, इंस्टाग्राम पे आप वैसे तो सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप इस साइड में हैं तो इस तरह के लोगों को फॉलो करें जो रोज़ टूल्स आ रहे हैं और कैसे आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो नॉलेज इज़ द मेन थिंग। अगर आप नॉलेज में पीछे हो तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। अभी के लिए आपको कूल लग रहा होगा कि सब ठीक है, लेकिन आज से 5 साल बाद आप खुद को लोगों से बहुत पीछे महसूस करोगे, जब आपको पता होगा कि यार मेरे साथ वाले ने तो गाड़ी ले ली है, मेरे साथ वाले ने DH में घर भी ले लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो तब आप खुद को महसूस करोगे कि यार काश मैंने उस टाइम पे एक अच्छा डिसीजन लिया होता। आपके आज का डिसीजन आपके कल को भी इम्पैक्ट करता है। आप वही हो जो आज आपकी थिंकिंग है, आप जो सोच रहे हो आप कल वही हो। तो अपनी थिंकिंग को चेंज करो। जब आप अपनी थिंकिंग को चेंज करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी चेंज। जब आप चेंज होगे तो फिर आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा। आगे चलते हैं। हम इस कोर्स में आप करने के बाद जॉब में अगर आप जाओ तो AI इंजीनियर, देन डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI ऑटोमेशन, ठीक है, उस पर मतलब ये सब कुछ जॉब्स हैं। और आप अपने तौर पे जाओ, लिंक्डइन पे सर्च करो और देखो कितनी जॉब्स हैं और कितना पे करनी है पाकिस्तानी कंपनी अभी स्टार्टिंग, जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, या जिसको टूल आते हैं उसे 1.5 लाख स्टार्टिंग सैलरी देती है पाकिस्तान, और 4 लाख तक है। और इवन कुछ में भी कंपनीज इससे ज़्यादा भी पे करती हो। पाकिस्तानी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। इवन स्टार्टअप भी अगर आप फ्रेशर हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो 1 लाख तक 80,000 तक आपको पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपना स्टार्टअप कर लेते हो तो फिर तो आप खुद समझदार हो। एंड बाहर अगर बात की जाए अमेरिका, US एंड डिफरेंट कंपनीज़ में, तो वहाँ पे जो ईयरली सैलरी है वो $1.5 लाख से स्टार्ट होती है। मैं ये एवरेज बता रहा हूँ कि आम बंदा, मैं ये हाईएस्ट सैलरीज नहीं बता रहा हूँ, मैं आम बंदे की सैलरीज बता रहा हूँ कि जो आम बंदा भी ले सकता है, सबके लिए ईजी है। हम इस कोर्स में मैं आपका इस तरह से करूँगा कि आपके रिज्यूमे बिल्ड्स करवाऊँगा, उनमें आपके प्रोजेक्ट्स ऐड करवाऊँगा, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी बहुत सारे लोगों की होगी वो करूँगा। इसके अलावा आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो गिटहब पे होंगे, ओपन सोर्स, लोग कोई भी उन्हें देख सकता है। इवन आपके इंटरव्यूअर्स, आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे वो आपका लाइव होगा यूट्यूब के ऊपर, उसका डेमो, सो दैट आपका रिक्रूटर अगर देखना चाहे तो आपके प्रोजेक्ट को देखे और फिर एनालाइज करे कि हाँ यार इस बंदे में दम है, इसने कुछ बनाया अपने तौर पे। फ्रीलांसिंग करना चाहो तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे कि आप फ्रीलांसिंग पे अपनी गिग में ऐड करोगे और वहाँ पे दिखाओगे कि मैंने ये काम किया, और वहाँ से आप प्रोजेक्ट्स भी उठाओगे, ठीक है। वो आप खुद करते हो या किसी से करवाते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड हमसे क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट्स और नॉलेज इज़ द मेन थिंग। सर्टिफिकेट्स तो अगर आप सर्टिफिकेट के पीछे भागोगे तो आई डोंट थिंक सो, बट द मेन थिंग इज़ कि नॉलेज। एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियोस एक्सेस भी दें, जो क्लास की हम लेक्चर करेंगे उसका आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी देंगे, सो दैट आप यहाँ से घर जाते हो और आपको कहता है कि यार वो कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो के थ्रू आप अपना रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे मज़े की इस कोर्स की चीज़ ये है कि एक तो 120 घंटे का ऑन साइट कंटेंट है और साथ में रिवीजन भी है, यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। एंड कुछ
आगे चलते हैं यहाँ से। तो जो कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे हम उनको स्कॉलरशिप भी देंगे, जो क्लास के एंड पे लाइक उनके फाइनेंशियल कंडीशंस को कंसीडर करते हुए, ठीक है। एंड बाकी कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। फ्री इंट्रो तो आज हो गया फर्स्ट वीक में,